वेलकम टू माय चैनल PR नॉलेज सेंटर। आप लोग का स्वागत है मेरे चैनल पे। तो सामान्य भूगोल का करेंगे आज हम लेक्चर नंबर 18, जो कि लेक्चर नंबर 11, जो घटना चक्र काम करवा रहे हैं 1990 से लेकर 2023 तक, मतलब पूरे 33 साल का आपके हाथ में पूरा PYQ है विद नोट्स एंड एक्सप्लेनेशन। तो सोचिए कितना बेनिफिट्स होगा। और खासकर RO में और UP PCS में ये क्वेश्चन तो डायरेक्टली बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से रिपीटेड होते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं घटना चक्र बिना टाइम वेस्ट हुए, क्योंकि एग्जाम बहुत नज़दीक है और टाइम बहुत कम है भाई। मैं ज़्यादा इसमें इंट्रो नहीं करूँगी, जिसको पता है भाई वो पढ़ने आया ही होगा। और हाँ, आप हमारे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कर दें। NCERT की सारी क्लासेस हो चुकी हैं और साथ ही साथ आपका घटना चक्र चल रहा है और टेस्ट भी आ रहे हैं RO के लिए और UP PSC के लिए, तो उसको भी ज्वाइन करिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज हम करेंगे कृषि के बारे में। तो भारत की अर्थव्यवस्था में कृषि की अहम भूमिका क्या है। भारत की आर्थिक समीक्षा 2017-18 के अनुसार देश की आबादी का 49% कृषि क्षेत्र से रोजगार प्राप्त करता है, जबकि आर्थिक समीक्षा 2021 के अनुसार 54.6% कार्यबल कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र से हैं। और 2020-21 में GVA में इसकी हिस्सेदारी 202%, मतलब 20.2% है, जबकि 2021-22 में 18.8% है। देश में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना 1960 में हुई। भारत के प्रथम जवाहरलाल नेहरू 17 नवंबर 1960 को उत्तर प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय यूपैक के रूप में इसका उद्घाटन पंतनगर उत्तराखंड में किया गया था। बाद में इसका नाम गोविंद बल्लभ पंत एवं कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कर दिया गया। भारत में 15 कृषि जलवायु क्षेत्र हैं। नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉइल सर्वे के अनुसार भारत को 20 कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्रों और 60 कृषि पारिस्थितिकी उप क्षेत्रों में, मतलब 20 और 60 में विभाजित किया गया। इनका वर्गीकरण मिट्टी जलवायु के प्रकार एवं प्राकृतिक भौतिकी परिस्थिति के आधार पर किया गया है। भारतीय कृषि का इतिहास पुस्तक MS रांधावा द्वारा लिखी गई। इनका पूरा नाम मोहिंदर सिंह रांधावा है। हरित क्रांति के कारण भारतीय कृषि को अपने जीवन निर्वाहक स्वरूप के बजाय व्यापारिक तथा बाजारोन्मुख रूप ग्रहण करती जा रही है। खाद्य एवं कृषि संगठन के मानकों के अनुसार खाद्यान्नों के सुरक्षित भंडारण के समय 14% तक की सापेक्षिक आर्द्रता होनी चाहिए। कृषि में युग्म पैदावार का आशय 2 या 2 से अधिक फसल एक ही भूमि पर ही फसल वर्ष में उगाना है। एक ही साथ एक भूमि पर 2 या 2 से अधिक फसल उगाना अंतर फसली खेती कहलाती है। मिश्रित खेती से तात्पर्य कई तरह की फसलों के उत्पादन के साथ साथ पशुपालन को बढ़ावा देने से है, जिससे खेती से बचे समय में पशुपालन करके किसान अपनी आय में वृद्धि कर सके। भारत में ठेकेदारी कृषि को लागू करने में पंजाब राज्य अग्रणी है। सिक्किम पूर्वोत्तर में स्थित एक पहाड़ी प्रदेश है। यहाँ का अधिकांश भूभाग जंगलों से घिरा है। इस राज्य की कुल भूमि का मात्र 10% से भी कम भाग कृषि कार्य हेतु उपलब्ध है। यहाँ पर औसत वार्षिक वर्षा 125 सेमी है। इसके विपरीत उत्तर प्रदेश, पंजाब एवं हरियाणा प्रमुख अन्न उत्पादक राज्यों में है। देश के कुल खाद्यान्न उत्पादन में उत्तर प्रदेश का अंशदान सर्वाधिक है। भारत में वर्ष 2018-19 कृषि मंत्रालय के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार शुद्ध बुआई वाला क्षेत्र 45.28% एवं अन्य क्षेत्र 23.40% एवं अन्य क्षेत्र 31.32% है। विश्व में शीर्ष 10 चावल उत्पादक देशों में चीन पहले तथा भारत द्वितीय स्थान पर है। भारत में खाद्यान्न के सकल क्षेत्र में 33.55% की वृद्धि हुई है और चावल की कृषि की जा रही, मतलब इतने प्रतिशत पर। और वर्ष 2020-21 के आंकड़ों के आधार पर सर्वाधिक उर्वरक उपभोग करने वाले 5 राज्य कौन से हैं। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। उसके बाद 2020-21 के आंकड़ों पर आधार पर सर्वाधिक तो 2020-21 का देखेंगे पंजाब, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, बिहार, तेलंगाना तथा केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में खपत सर्वाधिक है। संतुलन उर्वरकों का उपयोग उत्पादन बढ़ाने के लिए, खाद्य की गुणवत्ता उन्नत के लिए और भूमि उत्पादक बनाए रखने के लिए किया जाता है उर्वरक का उपयोग। और देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आपको भी मिलेंगी एक्सप्लेनेशन, मतलब वहाँ पे क्वेश्चन जब आप सॉल्व करेंगे। तो कृषि जलवायु प्रदेश देख सकते हैं कहाँ पर है। तो कृषि जलवायु प्रदेश जो कि है पश्चिमी हिमालयी श्रेणी, पहला जो है पश्चिमी हिमालयी श्रेणी में कौन से आते हैं, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड आते हैं, मतलब जो ठंडे एरिया है। पूर्वी हिमालय में अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल। निचली गंगा में पश्चिम बंगाल आता है।
और मध्य गंगा में उत्तर प्रदेश बिहार आता है और ऊपरी गंगा में उत्तर प्रदेश आता है। उत्तर प्रदेश मध्य गंगा और ऊपरी गंगा दोनों में है। गंगा पार का मैदान चंडीगढ़ है, दिल्ली है, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान है। पूर्वी पठार तथा पर्वतीय है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र। और केंद्रीय पठार तथा पर्वतीय में आएंगे राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। और पश्चिमी पठार तथा पर्वतीय में आएंगे मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। और दक्षिण पठार तथा पर्वतीय क्षेत्र में आएंगे आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु। और पूर्वी तटीय मैदान और पर्वतीय क्षेत्र में आएंगे आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पुडुचेरी। और पश्चिम तटीय मैदानी क्षेत्र में आएंगे महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु। गुजरात के मैदान और पर्वतीय क्षेत्र गुजरात, दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव। पश्चिम मैदानी और पर्वतीय क्षेत्र में आएंगे राजस्थान और द्वीप क्षेत्र में आएंगे अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप। अगला है राष्ट्रीय मृदा सर्वेक्षण एवं भूमि उपयोग नियोजन ब्यूरो नागपुर ने भारत को 20 प्रमुख कृषि पारिस्थितिक क्षेत्र प्रदेशों में बांटा है। तो पहला है एरिड इकोसिस्टम, तो यह पश्चिमी हिमालय संपूर्ण लद्दाख, जम्मू कश्मीर एवं हिमाचल प्रदेश के कुछ क्षेत्र में। दूसरा है पश्चिमी मैदान एवं कच्छ प्रायद्वीपीय दक्कन पठार। और सेमी एरिड इकोसिस्टम में आएंगे उत्तरी मैदान राजस्थान उच्च भूमि एवं गुजरात का मैदान और उत्तरी मैदान में मध्य गंगा का मैदान। और सातवां दक्कन का पठार मालवा पठार गुजरात का मैदान एवं कठियावाड़ प्रायद्वीप। और आठवां दक्कन का पठार मिश्रित लाल एवं काली मृदा। और नौवां दक्कन का पठार लाल बलुई मृदा। सब हमीड इकोसिस्टम, इसमें आएगा पूर्वी पठार सतपुड़ा श्रृंखला एवं महानदी बेसिन। और 11वां पूर्वी पठार बुंदेलखंड उच्च भूमि। और 12वां पूर्वी पठार लाल एवं लैटेराइट मृदा। और उत्तरी मैदान है निचली गंगा का मैदान। और पश्चिमी हिमालय, जम्मू और कश्मीर, उष्ण क्षेत्र, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड का और बंगाल बेसिन है नेक्स्ट 15वां। आर्द्र परार्द्र और हमीड और परहमीड इकोसिस्टम, इसमें आएगा असम एवं उत्तरी बंगाल मैदान और पूर्वी हिमालय आएगा, पूर्वांचल पहाड़ियाँ आएंगी। कोस्टल इकोसिस्टम में आएगा पूर्वी तटीय मैदान एवं अंडमान निकोबार द्वीप समूह। और 20वां आएगा पश्चिमी घाट तटीय मैदान एवं पश्चिमी पहाड़ियाँ। प्रश्न कोश है, अस्थायी कृषि पारंपरिक रासायनिक कृषि से किस तरह भिन्न है। तो पहला है अस्थायी कृषि एक धान्य कृषि पद्धति को हतोत्साहित करता है। दूसरा, किंतु अपारंपरिक रासायनिक कृषि में एक धान्य कृषि पद्धति की प्रधानता है। दूसरा, पारंपरिक रासायनिक कृषि के कारण मृदा की लवणता में वृद्धि हो सकती है, किंतु इस तरह की परिघटना अस्थायी कृषि में दृष्टिगोचर नहीं है। तीसरा, पारंपरिक रासायनिक कृषि अर्धशुष्क क्षेत्र में आसानी से संभव है, किंतु ऐसे क्षेत्रों में अस्थायी कृषि इतनी आसानी से संभव नहीं है। चौथा है मल्च बनाने की प्रथा अस्थायी कृषि से काफ़ी महत्वपूर्ण है, किंतु पारंपरिक रासायनिक कृषि में ऐसी प्रथा आवश्यक नहीं है। तो यह जाएगा 1, 2, 4 सही, तीसरा गलत हो जाएगा, क्योंकि प्राकृतिक साधनों का बिना दुरुपयोग या प्रदूषित किए अधिकतम उपयोग करने वाली कृषि की यह विधि को अस्थायी कृषि कहा जाता है। इसमें मृदा, जल और प्राकृतिक रूप से निर्मित खाद और उसके संरक्षण के लिए क्रॉप रोटेशन, मल्चिंग विधि के तहत मिट्टी को ढकना आदि अपनाकर कृषि का की जाती है। अतः 1, 2, 4 सत्य हैं। यह विधि शुष्क और शुष्क क्षेत्रों में प्रभावकारी है, अतः तीसरा असत्य है। कृषि में सुमने जुताई के क्या लगभग है। तो पिछली फसल के अवशेषों को जलाए बिना गेहूं की बुआई संभव है। चावल के नए पौधों की नर्सरी बिना धान के बीजों का मृदा में सीधे रोपण संभव है। मृदा में कार्बन पृथक्करण संभव है। तीनों के तीनों सही हैं। अगला है कृषि में फर्टिगेशन के क्या लाभ हैं। तो इसमें जो है सिंचाई जल की क्षारीयता का नियंत्रण संभव है, सही है। रॉक फास्फेट और सभी अन्य फास्फोरिक उर्वरक का सफलता के साथ अनुप्रयोग संभव है, गलत है। और पौधों के लिए पोषक बढ़ती हुई मात्रा में सुलभ किए जा सकते हैं, ये सही है। रासायनिक पोषकों में निक्षालन में कमी, ये भी संभव है, ये भी सही है। 2020 का फर्टिगेशन विधि से जल में आवश्यक अनुसार रसायन मिलाकर उनकी क्षारीयता या नियंत्रण किया जा सकता है। घुले उर्वरक से सिंचाई द्वारा पौधों में पोषकों की लगभग दोगुनी मात्रा अवशोषित होती है। इससे रासायनिक पोषणों के निक्षालन में कमी आती है। फर्टिगेशन विधि द्वारा मुख्यतः नाइट्रोजनी, पोटाश आदि जल में घुलनशील उर्वरकों का प्रयोग होता है। रॉक फास्फेट या फास्फोरस के कई उर्वरक जो जल में घुलनशील नहीं है, इस विधि द्वारा प्रयोग के लिए उपयुक्त नहीं है। भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से किन किन पद्धतियों को पारितंत्र अनुकूलित कृषि माना जाता है। तो पहला है फसल विविधीकरण, और है लेग्यूम इंटेंसिफिकेशन, और है टेंसियोमीटर का प्रयोग, और है वर्टिकल फार्मिंग। तो सभी के सभी ऑप्शन सही हैं। अगला, भारतीय कृषि का इतिहास किसने लिखा। तो लिखा था S.S. रंधावा ने। और नेक्स्ट है
कथन एक है, भारत को 20 कृषि जलवायु प्रदेशों में बांटा गया, सही है। भारत को 15 कृषि पारिस्थितिक प्रदेशों में बांटा गया है, तो ये भी सही है। पश्चिमी हिमालय से शीत शुष्क पारिस्थितिक प्रदेश का कवरेज क्षेत्र पश्चिमी हिमालय के प्रवेश के कवरेज क्षेत्र से ज़्यादा है, तो ये भी सही है। तो तीनों के तीनों ऑप्शन सही हैं। अरे एक मिनट, इसमें गलत पूछा क्या? सही विकल्प को चुनिए। 15 तो भारत की योजना आयोग ने भारत को 15 कृषि जलवायु प्रदेशों में वर्गीकृत किया था, अतः एक गलत है। तो इसमें गलत पूछा था, तो तीनों के तीनों गलत हैं। तो अभी को पता है, इसमें जो 25 और 60 था ना, 15 कृषि जलवायु क्षेत्र में बांटा था और 20 से कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्र में। तो गलत पूछा था, शायद सही विकल्प चुनिए। तो सभी गलत हैं, तो बी कथन है, तीनों के तीनों गलत हैं। यहाँ पे पढ़ लीजिए एक्सप्लेनेशन। देश में एग्रो इकोलॉजिकल क्षेत्र कितने हैं? तो 20 हैं। और नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉइल सर्वे के अनुसार 20 कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्रों एग्रो इकोलॉजिकल रीजन को 20 कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। इनका वर्गीकरण मिट्टी, जलवायु, प्रकार के प्राकृतिक भौगोलिक परिस्थिति के आधार पर किया जाता है। भारत में एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स की कुल संख्या कितनी है? तो वह है, एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स की 20 है। प्री सेनागुप्त और सदा युसयुक्त ने भारत को कितने लघु कृषि प्रदेशों में बांटा? तो उन्होंने 60 लघु कृषि प्रदेशों में बांटा। नेक्स्ट है, भारत की शुष्क पेटी की अर्थव्यवस्था प्रधानतः कृषि आधारित है, इसमें द्वितीय हरित क्रांति के लिए बहुत क्षमता है। तो कौन सा सही है? तो दोनों सही है, लेकिन उसकी व्याख्या नहीं कर रहे हैं कारण कथन की। नेक्स्ट है, भारत की खाद्य एवं पोषण सुरक्षा के संदर्भ में फसल की बीज प्रतिस्थापन दरों को बढ़ाने के भविष्य के खाद्य उत्पादन लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद मिलती है, किंतु इसके अपेक्षाकृत बड़े विस्तृत कार्यान्वयन क्या बाध्यताएं हैं? तो कोई भी राष्ट्रीय बीज नीति नहीं बन रही है, गलत है। निजी क्षेत्र की बीज कंपनियों की उद्यान कृषि फसलों की रोपण सामग्रियों और सब्जियों की गुणवत्ता वाले बीजों की पूर्ति में कोई सहभागिता नहीं, ये भी गलत है। निम्न मूल्य एवं उच्च परिमाण वाले फसलों के मामले में गुणवत्ता वाले बीजों के बारे में मांग पूर्ति अंतराल है, तीसरा सही है। तो ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट है, देश में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो हुई थी 1960 में। देश का पहला कृषि विश्वविद्यालय यह है GBPAU पंतनगर। भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? 1960 में हुई थी। यदि खाद्यान्नों का सुरक्षित संग्रह सुनिश्चित करना हो तो कटाई के समय उनका आर्द्रता अंश कितने प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए? तो वह 14% से अधिक नहीं होना चाहिए। भारत में भूमि उपयोग वर्गीकरण का सन्निकट निरूपण निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसमें होगा नेट बुआई जो है 47%, वन जो है 23% और अन्य क्षेत्र जो है 30% है। और कृषि में युग्म पैदावार का आशय को उगाने से है किसको? तो विभिन्न मौसमों पर दो फसल को उगाने को बोलते हैं कृषि में युग्म में जोड़े ही होते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी मिश्रित खेती की प्रमुख विशेषता है? तो वह है पशुपालन शस्य उत्पादन को एक साथ करना और मिश्रित कृषि में सम्मिलित होते हैं। तो मिश्रित कृषि में सम्मिलित क्या होते हैं? कई तरह की फसलें उगाना तथा पशुपालन दोनों सम्मिलित होते हैं मिश्रित कृषि में। समांतर फसल का एक उदाहरण कौन सा है? तो वह है सरसों, गेहूँ। नेक्स्ट है, निम्न राज्यों को छोड़कर सभी में कृषि भूमि का प्रतिशत काफ़ी अधिक है, कहाँ पर है? सिक्किम में है। नेक्स्ट है, निम्न में से एक भारतीय कृषि की विशेषता नहीं है, क्या नहीं है? बड़े खेतों की प्रधानता नहीं है, प्रकृति पर अधिक निर्भरता सही है, उत्पादक का निम्न स्तर भी सही है, फसलों की विविधता भी सही है। भारतीय कृषि में निम्न उत्पादकता का कारण क्या है? तो आवश्यकता से अधिक लोगों का कृषि कार्य में लगा रहना, जोत का छोटा आकार, उत्पादन की पिछड़ी तकनीक और उपयुक्त सभी। और अगला है 24वां क्वेश्चन, पारंपरिक खेती के आधुनिक वैज्ञानिक खेती में रूपांतर में हरित क्रांति की तकनीक की महत्वपूर्ण भूमिका रही है, कारण है इसमें सामाजिक एवं पर्यावरणीय लागत सम्मिलित नहीं होता। तो इसका जो है दोनों के दोनों सही है, बस कथन कारण की व्याख्या नहीं करता। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय कृषि की निम्न उत्पादकता का कारण नहीं है? वो सहकारी कृषि है, ये नहीं है। बाकी सभी प्रचंड बेरोजगारी, भू जोत का छोटा आकार है, जनसंख्या का दबाव है। भारत में संकरग्राही जोतों का सबसे बड़ा औसत आकार क्या है? वो राजस्थान में है। भारत में कृषि को समझा जाता है जीविकोपार्जन का साधन। भारतीय कृषि के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो भारत में दालों की खेती के अंतर्गत आने वाला लगभग 90% क्षेत्र वर्षा द्वारा पोषित होता है, ये सही है। अगला है,
भारत में रासायनिक उर्वरकों के 2 बड़े उपभोक्ता कौन से हैं? तो उत्तर प्रदेश एवं आंध्र प्रदेश हैं। तो 2013-14 के आंकड़ों के अनुसार सर्वाधिक उपभोक्ता कौन से हैं? ये उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश हैं। 2020-21 के उर्वरक उपभोक्ता राज्य उत्तर प्रदेश है, महाराष्ट्र है और मध्य प्रदेश है। नेक्स्ट है निम्नलिखित हरी खाद वाली फसलों में से किसमें नाइट्रोजन की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है? पाई जाती है बोड़ा लोबिया में। नेक्स्ट है नई सुधारी गई ऊसर में हरी खाद के लिए उपयुक्त फसल कौन सी है? तो लोबिया है। संतुलित उर्वरक प्रयोग किए जाते हैं उत्पादन बढ़ाने के लिए, खाद्य की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए, भूमि की उत्पादकता बढ़ाने के लिए। तो सभी के सभी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है दक्षिणी भारत में उच्च कृषि उत्पादकता का क्षेत्र पाया जाता है वो तमिलनाडु तट पर पाया जाता है। पुनर्भरण योग्य भूमि जल संसाधन में सबसे संपन्न राज्य कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश है। निम्नलिखित राज्यों में से कौन भारत में ठेकेदारी कृषि को लागू करने में अग्रणी है? तो है पंजाब। हरित खेती में सन्निहित है तो समेकित कीट प्रबंधन और समेकित पोषक पदार्थ आपूर्ति एवं समेकित प्राकृतिक संसाधन तीनों के तीनों। अगला है भारतीय कृषि पर वैश्वीकरण के प्रभाव के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी व्याख्या असत्य है? तो जलवायु परिवर्तन ये असत्य है। बाकी नगद फसलों आय असमानता वृद्धि और आर्थिक सहायता ये सब सही है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा एक बीज ग्राम संकल्पना का सर्वोत्तम वर्णन करता है? तो वह है किसानों की गुणवत्ता युक्त बीज उत्पादन का प्रशिक्षण देने में लगाना और उनके द्वारा दूसरों को समुचित समय पर वहन करने योग्य लागत में गुणवत्ता युक्त बीज उपलब्ध कराना ये उपयुक्त है। नेक्स्ट है एक मार्क क्या होता है? तो एक मार्क गुणवत्ता गारंटी की मुहर होती है। भारत में सीमांत कृषि जोत का आकार कितना है? तो वह है 1 हेक्टेयर से कम। तो सीमांत का है 1 हेक्टेयर से कम, छोटी जोत का 1-2 हेक्टेयर है और मध्यम जोत का जो है 2 से 4 हेक्टेयर है। मध्य जोत का जो है 4 से 10 हेक्टेयर, बड़ी जोत का 10 हेक्टेयर है। इसको याद कर लीजिए। भारतीय कृषि में पारिस्थितिकी का संदर्भ में संरक्षण कृषि की संकल्पना का महत्व बढ़ जाता है। निम्नलिखित में से कौन कौन से संरक्षण कृषि के अंतर्गत आते हैं? तो ये नहीं आता है। एक धान्य कृषि पद्धतियों का परिहार ये नहीं आता है। न्यूनतम जोत का अपनाना ये सही है। और बगानी फसलों की खेती का परिहार ये गलत है। मृदा धरातल को ढकने के फसल अपशिष्ट का उपयोग ये भी सही है। स्थानिक एवं कालिक फसल अनुक्रमण ये भी सही है। 2, 4, 5 सही है। आइए इसमें पूछा गया क्वेश्चन है, ये पढ़ सकते हैं एक्सप्लेनेशन, आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिए। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा एक कृषि में उत्पादकता बढ़ाने का रास्ता है? तो वह है इस ऑप्शन में से कोई नहीं है क्योंकि सभी के सभी कुशल सिंचाई भी गुणवत्ता युक्त बीज है और कीटनाशक का उपयोग है, उर्वरक का उपयोग है। तो ऑप्शन ई होगा। मतलब इससे ज़्यादा वो है ऑप्शन। कृषि जनगणना के संदर्भ में कौन से सही है? तो 1516 की कहानी है भाई। तो उसी के साथ पूछा है। तो इसमें जो है लघु और सीमांत का कुल किसानों का 86.2% है जबकि केवल 47% फसल क्षेत्र के मालिक हैं। राज्यवार कृषकों की कुल संख्या के आधार पर महाराष्ट्र तीसरे स्थान पर है। राज्यवार कुल जोती गई भूमि क्षेत्रफल के आधार पर राजस्थान का स्थान प्रथम है। तो तीनों के तीनों ऑप्शन सही है। अगला है हरित क्रांति। तो इसको हम करेंगे नेक्स्ट हरित क्रांति अगले वीडियो में। तब तक ले जाएं जवाहर, क्योंकि शोर थोड़ा पीछे बैकग्राउंड में ज़्यादा है तो हम बाद में वीडियो बनाएंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कल शाम को। तब तक के लिए बाय बाय।